दहेज प्रथा झकझोर कर रख देगी आपको ये कहानी। सेठ मंदलाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी धन वर्षा करती थी। सेठ मंदलाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम कल्पना था। कल्पना अपने माँ बाप की एकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। कल्पना पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को कल्पना की शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफ़ी तलाश के बाद 2.5 साल के बाद एक योग्य वर ब्रजपाल की तलाश हुई। ब्रजपाल चौधरी सत्येंद्र का पुत्र है। नाम से ही पता चलता है कि वे चौधरी सत्येंद्र धन से भी चौधरी है। सेठ मंदलाल ने चौधरी सत्येंद्र से अपनी पुत्री कल्पना के लिए ब्रजपाल से ब्याह करने की बात की। चौधरी सत्येंद्र ने अपनी कल्पना से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दिया। चौधरी जानता था सेठ की कोई संतान नहीं है। कल्पना उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है। अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती, ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दी। लगन मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ मंदलाल की एकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे और खर्च कर रहे थे। कल्पना और ब्रजपाल का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। कल्पना भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी कल्पना के स्वभाव से प्रसन्न थे। कल्पना के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी कल्पना के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहते, इस जैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि सेठ मंदलाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। कल्पना को एक भाई मिल गया जिसे वे राखी बांध सकती थी और उसकी अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ, अच्छा घर वर मिला, इसकी तो अपार खुशी थी। पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई। यह खुशी को दोगुनी करने वाली थी। सेठ मंदलाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर कल्पना के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति छिन गई हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वे मंदलाल के सारे संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे। भाई के मिल जाने से कल्पना के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थीं, ये उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास ससुर पति सभी अब कल्पना को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में कल्पना को मारते पीटते और दिन भर भूखा रखते। कल्पना की आदर्श इतने ऊंचे थे, उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में नहीं बताया। सेठ कल्पना से मिलने और अपने बेटे के छठी नामांकन संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी ससुराल पहुंचे। चौधरी और ब्रजपाल सेठ को देखकर असमंजस में पड़ गए कि वह कल्पना से कैसे मिलवाएंगे। सेठ सभी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्यवाही करेगा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला और कल्पना को समझा दिया, किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेक प्रकार की धमकियां दी। कल्पना को उसके पिता से मिलवाया गया। बेटी भी बड़ी कनिष्ठवर्ती थी, उसने इसके संस्कार पुराने थे। वे जानती थी पिता के घर से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी। इन्हीं आदर्शों से वे बंधी हुई थी। कल्पना ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनायास उसके आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले बेटी बोलती है, पिताजी यह मेरे खुशियों के आंसू हैं। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिसके कलाइयों पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू निकल गया। पिता को यह बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को कुरेदा नहीं। सेठ नामांकन संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। नामांकन का दिन आ गया। चौधरी सत्येंद्र और ब्रजपाल दोनों को सेठ के यहाँ जाना था। उन्होंने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया और कल्पना को डरा धमकाकर वहाँ भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच लिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं, कल्पना का ही प्रयोग करना चाहा। ब्रजपाल कल्पना की पिटाई करते हुए कहता है, या तो तू सदा सदा के लिए अपने मायके चली जा या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। कल्पना ऐसा नहीं कर सकती थी। वे अपने खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती, लेकिन किसी निर्दोष को सताना यह उसके संस्कारों में नहीं था। काफ़ी देर सोच विचार कर कल्पना ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। कल्पना ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपनी माता के
नाम, जिसे वे अपने जन्म के लिए धन्यवाद करती रही और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती और उनके गोद में खेलती। ऐसे भावों को प्रकट कर माफ़ी मांगते हुए उसने अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र ससुर के नाम, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी और उसका सेवा भी अपने पिता जैसी करती थी। उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उसे कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे अपने को ही दोषी मानती है और अपने ससुर से माफ़ी भी मांगती है कि अगले जन्म में मैं एक अच्छी बहू बनकर आऊँगी। तीसरा पत्र अपने पति बृजपाल के नाम लिखती है, जिसे वे पति के रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती थी और अपना समय न्यौछावर कर उसकी सेवा करती थी। फिर भी उन्होंने वही अपनाया। पति पत्नी का संबंध सातों जन्मों के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वे इस जन्म में छोड़कर जा रही है। अगले जन्म में वे फिर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। तीनों पत्र बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे दबा दिया और छत में लगे पंखों से एक फंदा लटकाया और अपने जीवन लीला को समाप्त कर। चौधरी सत्येंद्र के घर बहू की मृत्यु पूरे गांव में फैल गई। सेठ मंदलाल को भी अपनी बेटी ने न रहने की सूचना मिल गई। थाना पुलिस चौधरी बृजपाल और सत्येंद्र के घर मौजूद थी। सघन तलाशी और पूछताछ के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। महिला कांस्टेबलों ने कल्पना के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले दाग थे, जो बृजपाल और सत्येंद्र ने पिटाई के दौरान दिए थे। पुलिस को सारा मंजर समझ आ रहा था। चौधरी बृजपाल और सत्येंद्र के हाव भाव भी बदले हुए थे। पिता ने भी बताया कि जब मैं मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, उन्हें कुछ बात बताई नहीं थी। मुझे शंका है कि बेटी को पति और ससुर ने इनकी हत्या की है। बस क्या था। बृजपाल और चौधरी सत्येंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तकिए के नीचे रखे तीनों पत्र को पुलिस ने बरामद किया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे बृजपाल और चौधरी सत्येंद्र के सभी तनावों का उजागर हुआ। गांव मोहल्ले सभी कल्पना के स्वभाव से परिचित थे। गांव वालों ने भी बृजपाल और सत्येंद्र के सभी राज खोल दिए। पुलिस ने कानूनन बृजपाल और सत्येंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया। कोर्ट कचहरी हुई, जिसमें बृजपाल को मुख्य साजिशकर्ता माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चौधरी सत्येंद्र को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोगी मानते हुए 9 वर्ष की सक्षम कारावास की सजा सुनाई गई। लालच में किस प्रकार ससुराल वालों ने अपने बहू का अनादर किया, उसकी पिटाई की, इस घटना के प्रभाव में केवल कल्पना नहीं आई, अपितु कल्पना के साथ बुरा बर्ताव करने वाले भी बुरे दंड के भुगतने के लिए अपराधी हुए। इससे एक बेटे का सब कुछ उजड़ जाता है, वहीं 2 परिवार बिखर जाते हैं। समाज में फैली इन क्रूरतियों को समाज के लोगों को ही दूर करना होगा। आज एक कल्पना इस घटना के शिकार हुई है, ना जाने कितनी ही कल्पना फिर शिकार होंगी। समाज को अपने आसपास हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कल्पना के आस पड़ोस के लोगों ने आवाज़ उठाई होती तो आज कल्पना उनके साथ होती और दोनों परिवार एक साथ होते। दहेज के लोभी को भी कड़ा संदेश देना आवश्यक हो गया है कि वे बहू को ब्याह कर लाए हैं। बहू उनके घर की लक्ष्मी है, ना कि किसी धन कुबेर को वे उठाकर लाए हैं जो उनके धन वर्षा करती रहे। दहेज के प्रति समाज का नज़रिया बदलना आवश्यक हो गया है, नहीं तो कितनी और बेटियों का घर उजड़ जाएगा।